गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। और आज हमारा ये दूसरा सेशन है पाइथन का फॉर ओ लेवल। और आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 के साथ में जो है कुछ बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स भी हैं जिनको हम आज से प्रैक्टिस जिनकी चालू करेंगे। कुछ प्रोग्राम्स हम आज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ जैसे जुलाई में जो है आपका एग्जाम है और प्रैक्टिकल एग्जाम पहले होगा। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस साथ में लेते हुए चलेंगे और थोड़ी थोड़ी थ्योरी करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो आईडी यूज करने वाला हूँ ये होगा हमारा पाईचार। तो पहले तो मेरे को ये बता दो सभी को, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें पूरी तरीके से क्लियर है? इसको प्रॉब्लम नहीं किसी को? यस सर, क्लियर है। पाईचार का मैं यूज करने जा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे कोई सा भी आईडी यूज कर लो, चाहे पाईचार्म यूज करो, चाहे पाइथन आईडीएली जो आप यूज करते हो नॉर्मली वो यूज कर लो, वीएस कोड यूज कर लो, कोई कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारी चीजें सेम रहने वाली है। मेन जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या हमने करा है और किस तरीके से उसको हमने किया है। इसमें से जो कुछ सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस में हटा देता हूँ। ऑपरेशन प्रोग्राम से करेंगे। तो इसके लिए करते हैं। कई सारे प्रोग्राम्स और बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स है बेसिक से रिलेटेड। सॉल्यूशन सभी से क्या कर रहे। तो पहले तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था दैट वाज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हमने किया हुआ है। और इसके बाद में हमारा जो यूनिट 2 है दैट इज एल्गोरिदम्स एंड फ्लोचार्ट्स। तो एल्गोरिदम क्या होती है, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था। फ्लोचार्ट क्या होता है, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पे हमने करी हुई है। थोड़ा सा थ्योरी वाला जो पार्ट है इसको हम करेंगे। थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट करने के बाद में हम सीधे मूव ऑन कर जाएंगे अपने क्वेश्चंस को, और हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो फ्लो चार्ट जो होता है, फ्लो चार्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ डेफिनेशन। सबसे पहले मेरे को डेफिनेशन बताओ एल्गोरिदम की। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या होता है, फिर मेरे को डेफिनेशन बताओ फ्लो चार्ट की। सभी लोग तुरंत, आई वांट सभी लोग रिप्लाई करें। हाथ चलाओ, लिखो कुछ ना कुछ, तब जाके क्लियर होगी चीजें। ठीक है, करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एल्गोरिदम होता है। एंड व्हाट इज फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स टू सॉल्व अ प्रोग्राम। ठीक है। और लोग बताओ डेफिनेशन। मुझे सब जितने लोग हैं ना क्लास में, जितने लोग जुड़े हुए हैं, मुझे सभी से चाहिए डेफिनेशन। तुरंत टाइप कर करके भेजो एकदम से स्पीड में। ग्राफिकल एंड सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। हाँ ठीक है। सत्येंद्र, आपकी दोनों डेफिनेशन हो गई हैं। बाकी लोग कहाँ हो? इशू फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम हो गया। फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाकी। फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट एक लाइन में दोनों की डेफिनेशन एक साथ लिख के भेजो। एल्गोरिदम डैश ये कॉमा फ्लो चार्ट डैश ये। अमन, अविनाश, चेतना।
करो भाई, जल्दी जल्दी टाइप करो। क्षेत्रपाल, पल्लवी, साक्षी, सुधा, तुरंत टाइप कर करके भेजो, इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है यार। उसकी तो डेफिनेशन फ्लो चार्ट की तो सामने सामने दिख रही है। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट एल्गोरिदम की तो थोड़ी लिख के भेज दो। ठीक है, छोड़ो, आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट क्या हमारे पास है? फ्लो चार्ट हमारे पास सिंपली फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को फ्लो चार्ट में जो भी प्रोसेस दिया जा रहा है उसको क्या करेंगे हम, अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और हर एक सिंबल में कुछ ना कुछ छोटे छोटे मोटा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा। ठीक है। फ्लो चार्ट का सिंपल सा हमारे लिए डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी प्रोसेस का, किसी भी एल्गोरिथम का जब हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट विल बी नोन एज फ्लो चार्ट सिंबल्स। तो यहाँ हमारे पास ये चीजें हो गई। अब क्या क्या सिंबल्स यहाँ पे, अ, मेरी वॉइस सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? एक बार क्लियर करना, वॉइस मेरी सही से आ रही है? यस सर। ठीक है, तो साक्षी आप अपना चेक करिए, इंटरनेट थोड़ा रिफ्रेश करके देखिए। और सभी को तो आवाज़ क्लियर आ रही है। तो सबसे पहले जो सिंबल हम यूज करते हैं यहाँ पे, दैट इज टर्मिनल, या फिर हम इसको बोलते हैं ओवल। टर्मिनल सिंबल यूज होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है? प्रोग्राम अगर हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, एल्गोरिथम अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं सिंबल को। सिंपल सा यहाँ पे ओवल ऐसा ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, अगर हम प्रोसेस को एंड कर रहे हैं तो प्रोसेस यहाँ पे लिखा जाएगा स्टॉप। स्टार्ट स्टॉप लिखो या बिगिन एंड लिखो, ये बेसिक चीजें उसमें हमने करी है। फिर उसके बाद में जो इस तरीके का बॉक्स यूज होता है, सॉरी, तो ये जो बॉक्स इस तरीके का हमारे पास यूज होता है, पहले एग्जाम जैसा ये बॉक्स है, ये हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। या तो हमें यूजर से इनपुट चाहिए हो या फिर हमें कोई वैल्यू डिस्प्ले करानी, यानी कि अगर मेरे को इनपुट और आउटपुट शो करना है तो इनपुट आउटपुट शो करने के लिए मेरे को इस तरह के पैरेललोग्राम बॉक्स यूज करने पड़ेंगे। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का यूज किया जाता है किसके लिए? प्रोसेसिंग दिखाने के लिए। मान लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, कुछ इस तरीके की प्रोसेसिंग अगर मेरी चल रही है, दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कोई भी कम किसी भी तरह की प्रोसेसिंग अगर मेरी चल रही है, तो प्रोसेसिंग के लिए इस तरीके के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स जो होते हैं डायमंड शेप बॉक्स होते हैं और इनका यूज किया जाता है प्रोग्राम में कंडीशंस को चेक करने के लिए। कंडीशंस को चेक करने के लिए क्या, मान लो अगर इफ एज ग्रेटर देन 18, अगर इस पर्सन की एज 18 से ऊपर होती है तो क्या करो, अगर एज 18 से ऊपर होती है तो उसको बोल दो आप वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं होती है तो आप बोल दो कि उसकी एज 18 से ऊपर नहीं है। सिंपल सा हम इस तरीके से काम करेंगे। डिसीजन बॉक्स हम डिसीजंस लेते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये हो जाए, ऐसा ना हो तो ये हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या है? फ्लो लाइंस जो है कुछ इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, ये जो लाइंस है यूज की जाती है, ये हमें बताती है कि हमारा प्रोसेस टॉप टू बॉटम किस तरीके से फ्लो कर रहा है। टॉप टू बॉटम हम किस तरीके से जाएंगे, ये हम यूज करते हैं फ्लो लाइंस का यूज करके। ठीक है। फिर उसके बाद में एंट्री कनेक्टर। एंट्री कनेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? एन एंट्री इन अ फ्लो चार्ट इज मेड एट द कनेक्टिंग पॉइंट मार्क। कनेक्टिंग पॉइंट्स पे अगर मेरे पास कोई कनेक्टिंग पॉइंट है, मान लो मेरे पास यहाँ पे पेज खत्म हो गया, पेज खत्म हो गया लिखते लिखते यहाँ पे मैंने कनेक्टिंग पॉइंट डाल दिया और दूसरे पेज में मैं एल्गोरिथम लिखना स्टार्ट करा, यहाँ से कनेक्टिंग पॉइंट डाल दिया और अपने एल्गोरिथम को लिखना कंटिन्यू करा।
तो इस तरीके से एंट्री कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। और वैसे ही सेम यहाँ पे कनेक्टर का हमारे पास यूज होता है। रूल्स ऑफ क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट। रूल्स क्या क्या है हमारे पास में? फर्स्टली वी थिंक अबाउट द मेन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम और एल्गोरिथम, देन थिंक अबाउट व्हाट सिंबल्स आर यूज्ड टू डिफाइन द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। सबसे सिंपल तो है, हमें सबसे पहले प्रोग्राम का जो मेन लॉजिक है उस पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद में हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ध्यान में रखने हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। और जो फ्लो होगा वो फ्लो किस तरीके से होगा, एल्गोरिदम जो है वो टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट जानी चाहिए। हम या तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, या फिर या तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, हमारे पास में है टॉप और इधर है हमारे पास में बॉटम। ठीक है, या तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे या फिर हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। ये दो पॉसिबल हमारे पास में वैल्यूज होती है, हम इस तरीके से, ये दो पॉसिबल फ्लोज होते हैं, इन फ्लोज में हम काम करेंगे। ऑल द स्टेटमेंट्स यूज्ड इन फ्लोचार्ट सिंबल्स शुड बी प्रिसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी हम सिंबल में फ्लोचार्ट में सिंबल्स यूज कर रहे हैं वो सिंपल होने चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया और उसमें 25-30 लाइनें रख दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिसाइज होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा कि आप वहां पे क्या चीजें चाहते हो। ऑल द सिंबल्स आर कनेक्टेड विद एरोस टू रिप्रेजेंट इन विच डायरेक्शन द फ्लो चार्ट इज गोइंग ऑन। यहाँ पे हम एरोस का यूज करेंगे ये बताने के लिए कि जो हमारा फ्लो चार्ट है वो एक्चुअली में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, when we use some conditions we have two exit points। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई कंडीशन चेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरी एज है वो अगर 18 से ऊपर होती है, तो अगर 18 से ऊपर होती है यस है अगर, तो क्या होना चाहिए, और अगर नो है तो क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से हम दो कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। फिर उसके बाद में व्हेन वी यूज सम कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट इट हैज टू एग्जिट पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया। टू एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, तो द टॉप साइड, द बॉटम साइड और द साइड व्हिच हैज टू आउटपुट्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। मतलब सिंपल सा है, एक साइड आपको जो ट्रू बताएगी, सेकंड साइड आपको फॉल्स बताएगी। इस तरीके से हमें काम करना है यहाँ पे। फॉर अ डिसीजन सिंबल ओनली वन फ्लो लाइन कैन एंटर इट, मल्टीपल लाइंस कैन कनेक्टेड विद टू डिनोट पॉसिबल आंसर। यानी कि हमारे पास जो इनपुट आ रहा होगा यहाँ पे, वो इनपुट तो हमारे पास में एक ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास में आउटपुट यहाँ से कई सारे जा सकते हैं। ये प्रोसेस सिंबल कैन हैव ओनली वन फ्लो लाइन कमिंग आउट ऑफ इट। प्रोसेस सिंबल में से, तो प्रोसेस सिंबल अगर मैं बता रहा हूँ तो उसमें तो बस एक ही लाइन हो सकती है, सिंबल वहां से जो आउटपुट आ रहा हो, एंड दैट्स इट। द फ्लो ऑफ कंट्रोल मस्ट नॉट स्प्लिट। फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो सीक्वेंस में चलते रहना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। यू कैन यूज डिसीजन ऑब्जेक्ट्स टू गिव फ्लो ऑफ कंट्रोल ए चॉइस ऑफ पाथ टू फॉलो, बट इट कैन फॉलो वन ऑफ दिस पाथ। मतलब अभी वो आपको एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि हमारे पास में कई सारे अलग अलग तरह के बन सकते हैं डिसीजन में, यस नो करते करते हम कहीं किसी अलग पाथ पे आ सकते हैं। तो हो सकता है पाथ कई सारे हो, लेकिन पाथ बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए और अब एक पाथ से बिना मतलब में किसी दूसरे पाथ में भटकने नहीं चाहिए। तो पाथ हमारे पास कई सारे हो सकते हैं बेस्ड ऑन यस और नो कंडीशंस, लेकिन एक बार जब हमने पाथ सेलेक्ट कर लिया हम उस पे मूव फॉरवर्ड करते जाएंगे। द टर्मिनल सिंबल कैन ओनली हैव वन फ्लो लाइन। टर्मिनल कंडीशन जो होगी, जो टर्मिनल सिंबल होगा उसमें सिर्फ एक ही लाइन हमारे पास में होगी, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद में एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट की सिंपल सी दोबारा से डेफिनेशन दी गई है, और डेफिनेशन के बाद में आपके यहाँ पे एक डिफरेंस टेबल दी गई। डिफरेंस टेबल को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, हालांकि टॉपिक हो चुके हैं, और इसको हम कवर करके ना अभी हम आधा घंटा है, इसके बाद में अपने से प्रोग्राम्स करेंगे। सबसे पहले क्या एल्गोरिथम के बारे में, इट हैज अ प्रोसीजर, इट इज द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और किसी भी प्रोसेस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम सिंपल से फ्लो चार्ट कहते हैं। तो एल्गोरिथम हम इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारी लाइनें लिखते जा रहे हैं, तो वो हमारे पास एल्गोरिथम हो गई। और हमने अगर एक फ्लो चार्ट बना दिया, इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दिया, तो वो हमारे पास में क्या है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा फ्लो चार्ट हो गया। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इधर ब्लॉक बाय ब्लॉक इंफॉर्मेशन हम शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स टू से डिफिकल्ट, एल्गोरिथम लिखना कॉम्प्लेक्स होती है और इसको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फ्लो चार्ट में सिंबल्स कई सारे यूज हो रहे होते हैं, तो सिंबल्स में ना थोड़ा आसानी हो जाती है हमें उसको समझने में। ठीक है,
इसको डीबग करना कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट का मतलब एल्गोरिदम के जो स्टेप्स लिखे हैं इनको डीबग थोड़ी सी ना आसानी से किया जा सकता है। लेकिन ये जो यहाँ पे फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में मॉडिफिकेशंस और डीबग जो हम इसको करेंगे उसमें थोड़ी सी हमें मुश्किल होती है। एल्गोरिदम को नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, फ्लो चार्ट को जो है सिंपल पिक्टोरियल फॉर्मेट में लिखते हैं हम। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम से यूज किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको रिप्रेजेंटेशन, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो कीपिंग असाइड द थ्योरी पार्ट को हम यहाँ पे साइड में रखते हैं। और धीरे धीरे थ्योरी वाला जो और पार्ट है हमारे पास में, तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं अलग अलग तरह के, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ये तो हम करते रहेंगे। काफी कुछ थ्योरी है इसमें, कई अलग अलग तरह की एल्गोरिदम दी गई है। बाइनरी कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन अभी आपको करवाना है नंबर का। ठीक है, और रिवर्सिंग वाला, ये तो सारे थ्योरी वाला पार्ट है। हम करते हैं सीधे प्रोग्राम। तो सीधे प्रोग्राम पे आगे तो मैं अपनी पाइचार्म ओपन कर रहा हूँ, तो पाइचार्म की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। मेरे को एक बार कंफर्म कीजिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है, ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है ना? अच्छा। ठीक है, कोई किसी तरह की अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम चालू करते हैं। और हमारा सबसे पहला जो है, तो जरा मैं चैट बॉक्स ओपन कर लूँ। ओके, ब्रतेंद्र का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज पेज ऑफ कनेक्टर। ठीक है, पेज ऑफ कनेक्टर मैं बता दूंगा अभी आपको। पहले हम थोड़े प्रोग्राम्स कर लेते हैं एंड देन आई विल टेक ऑन द क्वेरीज। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अगर मेरे को देखो, सबसे पहला प्रोग्राम जो मेरे को दिया गया है दिखाई दे रहा है, या थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ तो अच्छे से दिखाई देगा। सबसे पहला क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है। तो दो नंबर्स को ऐड करने का सबसे सिंपल मेथड अगर होगा तो वही होगा, मैं सीधा सा एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा। प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, मान लो फर्स्ट नंबर है 10 और दूसरा है 20। सिंपल सा मैंने ऐड कर दिया। इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ। प्रिंट किया मैंने 10 + 20, क्योंकि देखो प्रिंट करना तो जरूरी है, कंपलसरी है, मुझे आंसर अपने देखने हैं। तो मैंने प्रिंट किया तो देखो 30 यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, पहले तो तरीका ये हो गया। हमें इतने सिंपल तरीके से तो करने नहीं है। हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैंने बना लिया नंबर 1, num1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल सिंपल सा आप ये देखो, आपको अगर मैं इसको समझाऊं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की कोई मुझे डेफिनेशन बताएगा? व्हाट आर वेरिएबल्स? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, नेम सिर्फ नेम नहीं होता है, सिंपल सा होता है ये, वेरिएबल और स्टोरेज लोकेशन रेफर्ड बाय ए यूजर गिवन नेम। यूजर गिवन नेम, यूजर जो नेम देता है उसको क्या बोला जाता है, सिंपल सा आइडेंटिफायर। अभी टोकन्स वाला टॉपिक भी हमें करना है, तो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, स्टोरेज लोकेशंस होती है। स्टोरेज लोकेशंस क्या, मान लो मेरे सीपीयू में या मेमोरी में खाली जगह पड़ी हुई है और मैंने इसको बोल दिया नम, खाली जगह बोल दी है, अब इसमें मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। भाई सिंपल सा है, सिंपल सा क्या है, और मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ तो मेरे पास एक मसाला दानी है, उसमें कई सारे छोटे छोटे इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए हैं। तो मेरे को क्या है, खाली स्पेस दी गई है, अब खाली स्पेस में मैं कुछ भी भरूँ।
मैं मसाले की जगह पूरे में पानी भर के रख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को खाली लोकेशन दी गई है, मुझे उसे किसी तरीके से चेंज करना है बस। तो बस वो मेरे को क्या है, वेरिएबल से खाली लोकेशन दिए जाते हैं जहाँ पे मैं कोई भी किसी भी तरह की वैल्यू चेंज कर सकता, कोई वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो करा लेते हैं भाई वैल्यू स्टोर। मैंने एक num1 नाम का वेरिएबल बनाया, एक num2 नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और दोनों में मैंने वैल्यूज को स्टोर करा लिया। एक में कराया 10, दूसरे में कराया मैंने 20। फिर उसके बाद में मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट मैंने लिखा num1 प्लस num2। ये तो सिंपल सा मैंने कहा कि सबसे पहला मैंने सिंपल, बहुत सिंपल तरीका यूज किया था। डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने वैल्यूज दे दी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरे मेथड में मैंने वेरिएबल्स लिए, उन वेरिएबल्स में मैंने वैल्यूज दी, और फिर उसके बाद उन वेरिएबल्स का यूज करके मैंने उनको ऐड करवाया। तीसरा मेथड मेरे पास में क्या है, हाँ वेरिएबल, हाँ ठीक है, वेरिएबल इज नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन एंड प्रोग्राम, ओके। तीसरा तरीका हम देखते हैं। मुझे ये वाला भी मेथड भी नहीं चाहिए, मेरे को ये भी मेथड नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि मैं यूजर से इनपुट करवाऊं एक दो नंबर, यूजर उस नंबर को मेरे को इनपुट करके दे, और मैं उनको ऐड करा दूं। तो क्या होगा, मैं num1 नाम का वेरिएबल लूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट। क्योंकि इनपुट जो होता है, इनपुट, ये जो फंक्शन है, ये इनपुट सिंपल का एक फंक्शन है। इस फंक्शन का यूज किया जाता है किसके लिए, वेरिएबल को इनपुट कराने के लिए। और यहाँ पे बीच में एक मैसेज दिया जाता है, मैसेज के साथ लिखूंगा मैं एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंटर दी फर्स्ट नंबर, और मैं num2 करा लेता हूँ। num2 इक्वल्स टू इनपुट। फिर से एक इनपुट फंक्शन लगाया मैंने, इनपुट फंक्शन में मैंने मैसेज पास किया, एंटर द सेकेंड नंबर। और अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, यूजर से मैं लूंगा प्रिंट num1 प्लस num2। अब आ जाओ चेक बॉक्स में, और मेरे को बताओ मैं पहला नंबर क्या एंटर करूं। आप लोग बताओ, मैं वही नंबर पहला एंटर करूंगा। बताओ। चलो, पहला मैंने ले लिया 4, ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूँ 8। अभी मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, मैंने दोनों नंबर एंटर करा लिए। अब जल्दी से मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। सभी लोग 8 + 4 तो सभी लोग कर लेंगे ना। जल्दी से बता दो मेरे को आंसर क्या आने वाला है इसका। जितने लोग क्लास में है अभी, सभी लोग आंसर इसका मेरे को बताओ। 8 + 4 क्या आएगा। अगर 8 + 4 भी नहीं बताओगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। चलो, एक आंसर मिला है मेरे को 48, ओके। और लोग आंसर दो। 48 आंसर आ सकता है क्या। 8 + 4 तो 12 होना चाहिए, लेकिन एक ने आंसर दिया है। ठीक है, एक सॉल्यूशन भी मिल गया। स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी, आप इंट लगा लो, ठीक है, तब जाके मेरे को सही आंसर मिलेगा। लेकिन अभी बताओ, मैंने मैंने इंटीजर नहीं लगाया है। इंटीजर जब मैंने नहीं लगाया है, तो देखो इनपुट का सिंपल से क्या है, हर एक फंक्शन जो है ना, हर एक फंक्शन को इनपुट दिया जाता है। जो फंक्शंस होते हैं, हर एक फंक्शन को ना, हर एक फंक्शन को कोई ना कोई इनपुट दिया जाता है, और उसको वो आउटपुट देता है। एक इनपुट दूंगा मैं फंक्शन को, और आउटपुट मिलेगा। तो जो मेरा इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन कुछ भी इनपुट में लेता है और एक स्ट्रिंग आउटपुट में देता है। अब इस स्ट्रिंग को मुझे पकड़ के इंट में चेंज करना पड़ेगा। कर लेते हैं, चलो पहले तो इसका आंसर मुझे बताओ, क्या 48 ही आएगा। मैं करता हूँ इस प्रोग्राम को रन, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे आया 48। 48 सिंपल सा हमारा यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि
पहला मेरा जो नंबर आया था वो मैंने लिया था 4, दूसरा नंबर जो था वो मैंने लिया था 8। अब यहाँ पे मैंने num1 प्लस num2 कर दिया, तो num1 प्लस num2 जो मैंने किया है ना, यहाँ पे मैं नंबर्स को ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है मेरा, इनपुट फंक्शन मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करके देता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग में जब स्ट्रिंग में जोड़ूंगा तो एक के बाद दूसरा लग जाएगा, ऐड नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, जो भी मेरे को इनपुट फंक्शन से आउटपुट मिल रहा है उसको मैं बंद कर दूंगा इंटीजर में। चलो, एक को मैंने इंटीजर में बंद कर दिया, एक को मैंने खुला छोड़ दिया। मेरे को बताओ 4 और 8 मैंने लिया है, अब आंसर, पहले आंसर दे दिया मैंने, इसको फिर से एक बार रीजन कर देते हैं। तो जब आंसर आ ही गया है सामने, तो आंसर क्या है, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, इन दो चीजों को ऐड नहीं किया जा सकता, सिंपल सी चीज है। अब एंटर जल्दी प्रेस हो गया, कोई बात नहीं। तो मैं दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ। पहला नंबर मैंने लिया 20, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 30, दोनों को मैंने ऐड करा। अब इस टाइम पे मेरे को प्रॉपर अर्थमेटिक ऑपरेशन मिल रहा है देखने को। पहला प्रोग्राम हमारा यहाँ पे हो गया है। अब हम लेते हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम मेरे पास में है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। कमेंट आउट इसको मैंने कर दिया, पहला हमारा खत्म हो गया। दूसरा हमारे पास में है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। दो के मैक्सिमम नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं। दो नंबर मेरे को इनपुट कराना है और दो में से मैक्सिमम कौन सा है मेरे को फाइंड आउट करना है। कैसे पता चलेगा बताइए, कैसा क्या कंपैरिजन में लगाऊं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सिंपल सा यहाँ पे क्या है, लगा लेते हैं। ये चीज मैं सेम कॉपी करता हूँ, दो नंबर मुझे इनपुट कराना ही है, तो यहाँ पे मैं सीधे उनको टाइम वेस्ट करने से अच्छा है यहाँ पे लगाता हूँ। नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया। उसके बाद में आ जाते हैं कंडीशन में, चेक करता हूँ इफ। कंडीशन कैसे चेक की जाएगी, अगर हमारा जो नंबर 1 है, अगर हमारा नंबर 1 है वो बड़ा होता है नंबर 2 से, तो मैं बोलूंगा प्रिंट नंबर 1 इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट नंबर 2 इज ग्रेटर। ठीक है, चलो इसमें अब मैं इनपुट लेता हूँ थोड़े। इनपुट 1 लिया मैंने 12, इनपुट लिया मैंने 45। साइड सामने साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 2 इज ग्रेटर। तो यहाँ पे मैंने अब दोनों को कंपैरिजन कराया, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, ग्रेटर देन वाला सिंबल। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होता है तो ये प्रिंट कर दो, अगर नहीं होता है तो ये प्रिंट कर दो। यहाँ पे अभी मैंने क्या है, सिंपल सा यूज किया है प्रिंट स्टेटमेंट। ये मेरे को देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करके दे देता हूँ। मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा नंबर, नंबर कौन सा नंबर, नंबर, नंबर की वैल्यू भी लिख दे कौन सा, num1। फिर उसके बाद बोल देता हूँ इज ग्रेटर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। एंटर फर्स्ट नंबर 23 और ये मैं ले लेता हूँ 12। तो नंबर 23 इज ग्रेटर, जो भी नंबर मैं इनपुट कराऊंगा वो भी मुझे दिख जाएगा। तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट ना, प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग और वेरिएबल को कंबाइन करने का ये पहला तरीका होता है। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास होता है फॉर्मेट वाला। फॉर्मेट वाला तरीका जो है ना वो थोड़ा अच्छा होता है, देखने में थोड़ा ठीक लगता है। उसको हम करेंगे किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा, तो यहाँ पे एक लगा दूंगा ब्रैकेट खाली, और फिर मैं लिखूंगा डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट। और यहाँ पे मैं इनपुट दे दूंगा num2। इसको मैंने रन किया, नंबर 1 लिया 12 और दूसरा लिया मैंने 34। आ गया मेरे पास नंबर 34 इज ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या है, जो भी वेरिएबल मैं देना चाहता हूँ उस वेरिएबल को सिंपली कर्ली ब्रेसेस खाली छोड़ दो, और डॉट फॉर्मेट लगा के जितने कर्ली ब्रेसेस है सीक्वेंस में उस हिसाब से वेरिएबल फिल करते चले जाओ।
बड़े प्यार से हमारा यहाँ पे डॉट फॉर्मेट लगा के आराम से हो सकता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट पहला वाला जो है देखने में भी बेकार लगता है, इतने सारे इन्वर्टेड कॉमास हो गए, इतने सारे कॉमास हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छी तरीके से। ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे, बहुत ज्यादा कॉमास लगाने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए सिंपल से क्या है, मैं डॉट फॉर्मेट का यूज करूंगा और आराम से अपना काम करूंगा। ठीक है, इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ये भी हो गया हमारा। अगला चलते हैं। अभी जो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये दोनों चीजें ना खुद से एक बार करना। ये दोनों प्रोग्राम खुद से बना के देखना, ये मैं नहीं बनवाऊंगा यहाँ पे। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने हैं, लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल वाला हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मुझे बताओ फैक्टोरियल होता क्या है। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकाले, क्या आंसर आएगा इसका, 5 का फैक्टोरियल आंसर क्या आएगा बताओ। 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा। सिंपल सा है, यहाँ से चालू करो और इसे लिख दो 120। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा, सिंपल सा 24। 3 फैक्टोरियल का 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल का क्या आएगा, 720। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। बेसिक लॉजिक क्या है, अगर मुझे n दिया गया है, अगर मुझे एक नंबर दिया गया है n, तो n का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले n करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे n-1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे n-2, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से तब तब तक करेंगे जब तक 1 पे ना पहुंच जाए हम। इस तरीके से हम नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो चलो फॉर्म इसका लॉजिक बनाते हैं, किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो एक नंबर ले लेता हूं मैं इनपुट में, n इक्वल्स टू इनपुट। क्या इनपुट कराना है, एंटर अ नंबर, एंटर नंबर, एक नंबर एंटर करा लेंगे। अब बताओ, यहाँ पे देखो लूप तो लगना ही लगना है, लूप तो लगेगा ही। फॉर लूप लगाऊं या वाइल लूप लगाऊं, यहाँ पे बहुत बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस समझना है आपको, जरूरी है। फॉर लूप कब लगता है, वाइल लूप कब लगता है। तो बताओ यहाँ पे फॉर लूप लगाया जाए या फिर वाइल लूप लगाया जाए, कौन सा काम करेगा सही। फॉर वाइल, जल्दी बताओ। फॉर लगा दें, वाइल से काम नहीं चलेगा। चलो फॉर लगा देते हैं, बेसिक डिफरेंस इनके बारे में समझेंगे थ्योरी वाले पार्ट। फॉर, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या दूं जल्दी बताओ। चलो मैं ही दे देता हूँ, 1 से लेके n+1 तक मैं रेंज दे देता हूँ। n+1 इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे ओपन बाउंड्रीज में काम करता है, 1 से लेके n तक जाएगा, और n का मतलब n-1, तो मुझे n तक ले जाना है, n तक ले जाने के लिए मुझे n+1 करना पड़ेगा। बाउंड्री वाला काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर आई इन रेंज मैंने लिखा 1 से लेके n+1। अब मुझे करना क्या है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल स्टार्टिंग में मैं ले लेता हूँ फैक्ट नाम का वेरिएबल, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इनिशियल वैल्यू मैंने इसको दे दी 0। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। सिंपल सा मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाया, मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखा मैंने। अभी मैं करके देख लेता हूँ इसमें क्या क्या आता है। फैक्टोरियल हमारा आ रहा है, ये सही आंसर आ रहा है हमारा, ट्रायल एंड रन करके देखेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, इंट रह गया था, ये लगा लेते हैं। तो क्या हमारा आंसर सही आएगा, 5 फैक्टोरियल 120 आना चाहिए, एग्जैक्टली हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। और लगा लेते हैं 6, 720 आया, एग्जैक्टली हमारा आंसर सही आया है। 55, इतना बड़ा नंबर आ गया 55 के लिए, सही ही आना चाहिए, सही आ रहा होगा, पता नहीं कौन इसको चेक करेगा। 55 का फैक्टोरियल ले लो स्क्रीनशॉट, चेक करते रहना आराम से घर पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया फैक्टोरियल के लिए। एग्जैक्टली अब मैं अगर चाहूँ कि मुझे क्या करना है,
पहले n नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। क्या करना है? पहले n नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। तो इस पूरे कोड में सारी चीजें सेम रहेगी, बस एक लाइन बदलेगी। यहाँ पे देखो लाइन नंबर लिखी हुई है 24, 25, 26, 27, 28। कौन सी लाइन नंबर पे मैं क्या चेंज करूं, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जो यहाँ पे पहले n नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट हो जाए। बताओ, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट कराना है, कौन से लाइन नंबर पे मैं क्या चेंज करूं जो सम प्रिंट हो जाए। लाइन नंबर 27 पे क्या चेंज करना है? मनु? हाँ सिंपल सा है, इसको चेंज करके देखना, सिर्फ मल्टीप्लाई वाले सिंबल की जगह प्लस वाला सिंबल लगा देना, और पहले n नेचुरल नंबर्स का सम मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? एक बार मुझे दो, उसके बाद हम आगे वाले प्रोग्राम से बढ़े। अभी बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे भी। इवन ऑड है, प्राइम है, पहले 100 प्राइम है, और बाकी सभी लोग खाना वाना खाने चले गए क्या? ये तो अच्छे अच्छे डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रोग्राम्स करने हैं, डेटा सेट दूंगा, डेटा सेट क्लीन करने हैं, फिलिंग करनी है, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज वाले कॉन्सेप्ट है, नमपाई पांडास में जब पहुंचोगे। हाँ खैर, आपके में कोई पांडास नहीं, कोई बात नहीं, नमपाई पे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इवन और ऑड हमें कैलकुलेट करना है। इवन और ऑड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी मुझे बता दो क्या कैलकुलेशन रहेगी, क्या लॉजिक लगेगा इवन और कैलकुलेट करने के लिए। मैं एक नंबर इनपुट कराना हूँ, नंबर इक्वल्स टू इंट, इनपुट करा लेता हूँ, एंटर नंबर, स्लैश एन लगा देता हूँ। चलो यहाँ पे यूज इफ एल्स आई मॉड 12, ठीक है एग्जैक्टली। सिंपल सा यहाँ पे लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, अगर जो नंबर है मेरा, अगर नंबर को मॉडुलस में करा दूं, किससे, 2 से डिवाइड करा दूं, और अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाए, तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो डैश इज इवन डॉट फॉर्मेट और नंबर। एल्स में क्या बोल दो, एल्स प्रिंट डैश इज सॉरी डैश इज ऑड डॉट फॉर्मेट, फॉर लूप नहीं लगाना है, फॉर्मेट लगाना है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं नंबर। सिंपल सा इसको रन कराया, यहाँ पे गलती कर दी है, नंबर एंटर करा लो, वही 45 एंटर करा दिया, 45 इज ऑड, 56 एंटर करा लो तो 56 इज इवन। सिंपल सा यहाँ पे हमारा लॉजिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समझ में आया। एक और प्रोग्राम आज के लिए करते हैं, एंड दैट विल बी राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई नंबर प्राइम है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये बताओ। हाउ विल यू नो कि नंबर मेरा प्राइम है या नहीं? सबसे पहले तो मैं नंबर इनपुट करा लेता हूँ, हमेशा की तरह इंट लगाया पहले मैंने, फिर लिखा इनपुट, एंटर अ नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। चलो ठीक है, अगर डिविजिबल बाई 1 होता है, इफ नंबर
मॉडुलस 1, या फिर मैं बोल देता हूँ नंबर 1 अगर 1 है, अगर नंबर 1 है तो क्या हो, तो प्रिंट कर दो नंबर इज, या फिर सीधा सा लिख दो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सिंपल सा यहाँ पे हमने लिख दिया, 1 ना तो मेरा प्राइम है ना तो कंपोजिट होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद अब क्या किया जाए, एल्स कंडीशन मेरे को बताओ, एल्स कंडीशन में क्या लिखा जाए। अगर देखो नंबर 1 होता है, अगर नंबर 1 हो जाता है तो वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। अब एल्स कंडीशन मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर मेरे पास वो नंबर 1 नहीं है तो क्या करूंगा। कोड लिख रहा हूँ, बताना समझ में आया है नहीं। एल्स में मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप चलाया फॉर आई इन रेंज आई 1, 1 से चलाते हैं, 1 से कहाँ तक, नहीं 2 से इसको चलाया जाए, 2 से और इसको चला देते हैं n+1 तक, और एक काउंट ले लेता हूँ मैं नाम वेरिएबल, काउंट इक्वल्स टू 0। फॉर में मैंने एक कंडीशन लगाई, क्या कंडीशन लगाई, इफ नंबर मॉडुलस 1 डबल इक्वल टू 0, अगर, नहीं काउंट की मैं ना इनिशियल वैल्यू 1 ले लेता हूँ अभी के लिए, अगर नंबर को 1 से डिवाइड करने पे 0 आए, और और नंबर को इस वैल्यू से, आई की वैल्यू से, यानी कि 2 से लेके उस नंबर तक, अगर कहीं से भी किसी से भी मैं डिवाइड करूं और मॉडुलस करने पे 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो क्या करो, काउंट इक्वल्स टू काउंट+1, काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो, काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। इफ मैंने ये लिखा, एल्स, एल्स में तो कुछ करना ही नहीं है, फिर मैं चेक करूंगा इफ, लूप से बाहर निकलने के बाद में मैं चेक करूंगा, अगर मेरी जो वैल्यू है काउंट की वो 2 के बराबर है, अगर मेरी वैल्यू 2 के बराबर है तो मैं लिख दूंगा प्रिंट डैश इज प्राइम डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट और ये हो गया नंबर, एल्स प्रिंट डैश इज नॉट प्राइम बिकॉज इट हैज डैश फैक्टर्स। डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे मैंने पहले दे दिया नंबर, कॉमा लगा के काउंट। अब इसको एक बार रन करके देख लेते क्या ये चल रहा है, मैंने दिया पहले 1। ओके, तो इसको ना फिर रेंज को, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, इज नॉट प्राइम बिकॉज है सच नंबर, यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, नॉट फॉर्मेट नंबर ऑफ काउंट, रिप्लेसमेंट इंडेक्स 2 आउट ऑफ रेंज, तो आउट ऑफ रेंज आ रहा है।
ठीक है, ये तो होगा नंबर, ठीक है, ये बताओ 4। ये एरर आ रहा है, रिप्लेसमेंट इंडेक्स टू आउट ऑफ रेंज फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टपल। आर्ग्यूमेंट टपल में यहाँ पे ये मैंने लिया है रेंज 1 से लेके नंबर +1 लिया है। नंबर देना चाहिए, नंबर +1। इसमें जो है कहाँ पे एरर आ रहा है, इस ये लाइन मेरे को एरर प्रोड्यूस करके दे रही है, तो जो है क्या करें, इसको फिलहाल के लिए कर देते हैं कमेंट आउट। अब रन करके देखते हैं 4। तो अभी इसका कुछ भी आउटपुट नहीं मिला क्योंकि मैंने आउटपुट यहाँ पे दिया नहीं है। 3 देते हैं, 3 का तो आना चाहिए 2। तो एल्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, नंबर इज नॉट प्राइम। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, अच्छा, आर्गुमेंट ज्यादा ले लिए थे मैंने। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। 3 इज नॉट प्राइम बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स, 3 के 3 फैक्टर आ रहे हैं। 3 फैक्टर क्यों आ रहे हैं, इसे हटाओ, 3 दे रहा है फालतू में। 3 इज नॉट 3 इज नॉट प्राइम बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स। हमारे पास 3 फैक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो इसको कर देते हैं 0। अब दे देते हैं 3, तो 3 इज प्राइम मेरे पास आ गया। काउंट की इनिशियल वैल्यू मैंने रखी है, क्या काउंट की इनिशियल वैल्यू मैंने रखी है 0। फिर मैंने चेक किया अगर मेरे पास नंबर 1 है, अगर मैं नंबर 1 ले रहा हूँ इनपुट में, देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगा इनपुट में तो क्या है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर उसके बाद में क्या कंडीशन, एल्स कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो रही है, 1 इज नॉट प्राइम बिकॉज इट हैज फैक्टर 0। अब इसको जो हैंडल किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने रन करके देखा, मैं एंटर करा लेता हूँ 4। 4 एंटर करा लेता हूँ, 4 इज नॉट प्राइम बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स। 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं। फिर से रन करा के देख लेता हूँ, 15 करके देख लेता हूँ, 15 के 4 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा और 15 होगा, 4 फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर रन करके देता हूँ 23, 23 इज प्राइम, 23 के सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किसको नहीं समझ में आया ये बताओ। हैव अ गुड लुक, अच्छी तरीके से एक बार देखो, एक बार इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से देख लो, जिसे नहीं समझ में आया वो मेरे को बताओ। कोई भी प्रॉब्लम अगर है इस कोड को समझने में तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास को